बच्चों, इस समय पर हम पढ़ रहे हैं एसएस का चैप्टर 1 दो महान राज्य। कन्नौज। हर्षवर्धन का राज्य कब से कब तक रहा, यानी शासनकाल कब से कब तक रहा? 606 से 647 तक। पिता प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो जाने पर बड़े भाई राज्यवर्धन थानेश्वर की गद्दी संभालते थे। गौड़ राजा शशांक के धोखा देने से उनकी मृत्यु हुई थी। बहन राजश्री को मालवा के राजा देवगुप्त ने कैद कर लिया था। ऐसे विपरीत संजोगों में राज्य के महत्वपूर्ण लोगों की सलाह से हर्षवर्धन ने थानेश्वर वर्तमान पंजाब हरियाणा में राजगद्दी संभाल ली। राजसत्ता प्राप्त करते ही उन्होंने बहन राजश्री को कैद से मुक्त कराने का निश्चय किया। बनवासी स्त्रियों और मित्र बौद्ध साधु दिवाकर की मदद से हर्षवर्धन को राजश्री को विंध्य के जंगलों में सती होने से रोकने में सफलता मिली। इस समय कन्नौज उत्तर प्रदेश का राज्य राजा बिना का होने से हर्ष ने अपनी बहन के उस राज्य को अपने अधिकार में ले लिया। उसके पश्चात उसने मालवा के राजा देवगुप्त को हराया। गौड़ राजा शशांक पर आक्रमण की योजना के रूप में उसने कामरूप असम के राजा भास्कर वर्धन के साथ चतुराई पूर्वक मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किया। बाद में उसने विशाल सेना के साथ गौड़ राजा शशांक को परास्त किया और उसके राज्य का अधिकांश भाग जीत लिया। मालवा और सौराष्ट्र पर भी विजय प्राप्त की। जबकि दक्षिण के चालुक्य राजा पुलकेशी द्वितीय के साथ युद्ध में भी उसे सफलता नहीं मिली। फिर भी निरंतर 7 वर्ष तक विजय यात्रा करके सम्राट हर्षवर्धन ने थानेश्वर के एक छोटे से राज्य में उत्तर भारत में एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया है, यानी कि उन्होंने अपना राज्य स्थापित किया। हर्ष का शासन और संचालन। राज्य के समस्त व्यवस्था तंत्र पर हर्षवर्धन स्वयं देखरेख रखता था। निरीक्षण करने के लिए वह स्वयं राज्य के विविध भागों में सतत यात्रा करता था। अपनी दिनचर्या को उसने 3 भागों में बांटा था। प्रथम भाग संचालन हेतु, शेष 2 भाग प्रजा कल्याण तथा धार्मिक कार्यों के लिए। संचालन में वह न्यायप्रिय और कर्तव्य पालन में अत्यंत नियमित था। सद्कार्य करते समय वह भोजन करना भी भूल जाता था। इस प्रकार बच्चों हमारा पहला पेज कंप्लीट हुआ। अब हम आते हैं पेज नंबर 2 पर। ठीक है। हर्षवर्धन ने राज्य में अनेक विश्राम गृह, बावड़ी, कुआं, तालाब, मठ और विहार बनवाए थे। जीव हिंसा पर प्रतिबंध लगाया था। प्रतिवर्ष वह एक बौद्ध धर्म चर्चा सभा बुलाता था और हर 5 वर्ष पर प्रयाग में बड़ी धर्म परिषद और दान महोत्सव का आयोजन करता था। धर्म परिषद के दरमियान वह अपने भंडार और शरीर के आभूषणों के खाली हो जाने तक दान करता था। सुसंस्कृत साहित्यकार और महाकवि बाणभट्ट के दरबार की शोभा बढ़ाते थे। उनकी महान रचना हर्षचरित और कादम्बरी संस्कृत साहित्य में अद्वितीय स्थान रखती है। सम्राट हर्षवर्धन स्वयं भी साहित्यकार थे। उन्होंने नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका नामक 3 नाटक लिखे। सम्राट हर्ष के समय की कई महत्वपूर्ण बातें आज हमें जानने को मिलती हैं। हाँ, तो बच्चों पेज नंबर 2 पर हर्षवर्धन के साम्राज्य विस्तार का मानचित्र दिया गया है और उसे हमें जो प्रश्नों के उत्तर देने हैं उनको हल करने में थोड़ी राहत मिलेगी। इस प्रकार बच्चों अब हम आते हैं पेज नंबर 3 पर। सम्राट हर्षवर्धन और नालंदा विद्यापीठ। हर्ष ने अपने राज्य की नालंदा विद्यापीठ और उसके आचार्य शीलभद्र को आवश्यक सभी सहायता देकर देश विदेश में प्रसिद्धि दिलाई थी। नालंदा विद्यापीठ के रख रखाव के लिए उन्होंने लगभग 100 जितने गांव दिए थे। लौह, स्वर्ण और पारा की भस्म का औषधीय उपयोग बताने वाले रसायन शास्त्री नागार्जुन नालंदा विद्यापीठ के ही थे। ठीक है, तो देखिए नालंदा विद्यापीठ का एक चित्र दिया हुआ है पेज नंबर 3 पर। इस प्रकार बच्चों अब हम आते हैं पेज नंबर 4 पर। कैसा था लोगों का जीवन? तत्कालीन नगर और गांवों के चारों तरफ किलेबंदी थी। उसमें प्रवेश के लिए बड़े दरवाजे थे। समाज में मुख्य 4 वर्ण थे। पर्दा प्रथा और अंतरजातीय विवाह प्रथा प्रचलित नहीं थी। सती प्रथा, बाल विवाह और बहुपत्नी प्रथा शुरू हो चुकी थी। लोग भोजन में दूध और उसकी बनावटों के उपरांत गेहूं, चावल, फल और साग सब्जी का खूब उपयोग करते थे। लोग सादा, सफ़ेद और स्वच्छ वस्त्र पहनते थे। वस्त्र यानी कपड़े। पुरुष धोती और स्त्रियां साड़ी पहनती थीं। उनके गहनों में फूल, माला, छल्ला, अंगूठी, कंगन, कड़ा,
हार वगैरह का समावेश होता था। मनोरंजन में शतरंज और चौसर प्रचलित था। नट और मदारी गांवों में घूम घूम कर मनोरंजन करते थे। प्रजा का मुख्य व्यवसाय कृषि पशुपालन था। जमीन महसूल 1:6 यानी कि उत्पादन का छठा भाग जितना नहीवत लिया जाता था। अंतर और बाह्य व्यापारिक वैश्यों के हस्तक था। व्यापार और चीज वस्तुओं के आयात निर्यात के लिए पाटलिपुत्र से भृगु कच्छ बंदरगाह, वर्तमान में भरूच जो कि गुजरात में ही है, तक एक सीधे राजमार्ग जैसी सुविधा राज्य की तरफ से की गई थी। व्यापार विनिमय के लिए सोने चांदी के सिक्कों का चलन था। गहनों, मूर्तियों, हाथीदांत तथा इमारती लकड़ी का गृहोपयोगी सामान बनाकर निर्यात किया जाता था। व्यापार का पलड़ा भारत की तरफ झुका होने से समृद्धि तेजी से बढ़ रही थी। हर्षवर्धन के युग दौरान रोम से भारत की तरफ खूब सोना व्यापार के कारण खिंचा चला आ रहा था। हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म का पालन करने वाली प्रजा में सर्वधर्म समभाव की भावना थी। अब आपके मन में प्रश्न उठता होगा कि यह सब किस तरह पता चले। उत्तर है एक चीनी यात्री की दैनंदिनी के आधार पर। वह चीनी यात्री था वेनसोंग। ठीक है, तो इस प्रकार बच्चों हमारा पेज नंबर 4 भी कंप्लीट होता है। अब आते हैं हम पेज नंबर 5 पर। ठीक, वेनसोंग ईस्वी संवत 629 से 643। हर्ष के समय काल में यह चीनी यात्री भारत आया था। बौद्ध धर्म के अध्ययन के लिए आए वेनसोंग ने 5 वर्ष तक तो नालंदा विद्यापीठ में रहकर अध्ययन किया। ठीक है, अब आप प्रवृत्ति और इतना जानिए, अपने आप से पढ़िएगा और सुलझाइएगा। वेनसोंग ने लिखा है कि हर्षवर्धन के राज्य में 100 बौद्ध मठ थे। प्रजा जीवन सादगी में सात्विक, अत्यंत सुखी, सदाचारी तथा न्याय और सत्य पर आधारित था। छल या वचन भंग को पाप कर्म समझा जाता था, यानी कि पाप समझा जाता था। झूठ बोलना और किसी के साथ दगाबाजी, धोखेबाजी करना, ये सब पाप समझा जाता था। वातापी, अब हमारे दूसरे राजा का राज्य शुरू हो रहा है जिनका नाम है पुलकेशी द्वितीय। उनका सफर शुरू हो रहा है। इसी समय दक्षिण भारत में भी राजा हर्ष जैसा एक पराक्रमी राजा था जिसके सामने युद्ध में हर्ष की हार हुई थी। वह राजा पुलकेशी द्वितीय था। राजगद्दी तक का सफर। दक्षिण भारत में चालुक्य सोलंकी वंश वातापी नगर बादामी कर्नाटक में राजधानी स्थापित करके राज्य चलाता था। उसका राज्य अच्छी तरह से फैला हुआ था। पुलकेशी प्रथम वहाँ का बलवान राजा था। उसने अश्वमेध यज्ञ किया। उसके ध्वज में वाराह अवतार का चिन्ह था। पुलकेशी प्रथम के पश्चात उसका पुत्र कीर्तिवर्मा गद्दी पर बैठा। उसके बाद उसका भाई मंगलेश राजा बना जिसने वातापी में नमूनेदार विष्णु मंदिर बनवाया। उसके बाद सत्याश्रय पुलकेशी द्वितीय गद्दी पर बैठा। अब हम आते हैं पुलकेशी द्वितीय के शासनकाल की ओर। कब से कब तक उन्होंने शासन किया ये जानेंगे। ईस्वी संवत 610 से 642 तक। चालुक्य वंश में पुलकेशी द्वितीय ने लगभग 30 वर्ष तक राज्य किया। यह राजा खूब प्रतापी और बहादुर योद्धा था। उसने अनेक युद्ध जीते। उसने पहले लाट दक्षिण गुजरात और बाद में उत्तर गुजरात जीता। कृष्णा और गोदावरी के बीच के वेंगी प्रदेशों में विजय प्राप्त की। आंध्र प्रदेश भी उसके अधिकार में था। राजधानी वातापी को उसने खूब सुंदर बनाया। इस प्रकार बच्चों हमारा पेज नंबर 5 भी कंप्लीट होता है और अब हम आते हैं पेज नंबर 6 पर। जब कन्नौज का राजा हर्षवर्धन अपनी विजय यात्रा आगे बढ़ाता जा रहा था तब दक्षिण का पुलकेशी द्वितीय भी अपनी सेना को उत्तर की तरफ ले जा रहा था। ये दोनों महाराजा नर्मदा के पास एक दूसरे से मिले और विशाल युद्ध हुआ। हर्ष जैसे महान राजा को पुलकेशी द्वितीय ने हरा दिया। इससे हर्ष की विजय यात्रा रुक गई। हर्ष पुलकेशी विग्रह से कन्नौज का साम्राज्य नर्मदा तक आकर रुक गया। नर्मदा अर्थात नर्मदा नदी। पुलकेशी द्वितीय वीर था। उसने उसी तरह पुलकेशी द्वितीय कला का भी शौकीन था। उसी समय में वातापी और धारापुरी की गुफाओं का निर्माण हुआ। अजंता की गुफाओं के कई जग प्रसिद्ध भित्त चित्र भी उसी समय बने। वेनसोंग हिंद में घूमते घूमते दक्षिण भारत में पुलकेशी के राज्य में पहुंचा। उसके वैभव की वेन ने
वेनसोंग ने खूब बड़ाई की। ये सभी राजा हिंदू धर्म के उपासक थे। इस समय बौद्ध धर्म मंद पड़ गया था। जैन धर्म की एक शाखा दिगंबर का प्रभाव बहुत अधिक बढ़ गया था। हर्ष और पुलकेशी दोनों समकालीन राजा थे, यानी कि एक ही समय के दोनों राजा थे, लेकिन अलग अलग भाग के राजा थे। परंतु हर्ष कुछ युद्धों के पश्चात मन मारकर बैठ गया। पुलकेशी ऐसा नहीं कर सका। परिणाम स्वरूप कांचीवरम के पल्लव वंश के राजा के साथ युद्ध में लड़ते लड़ते पुलकेशी द्वितीय की मृत्यु ईस्वी संवत 642 को हुई। हर्षवर्धन की मृत्यु उससे 5 वर्ष बाद हुई। प्राचीन 5 वर्ष बाद, यानी 42-5-47, यानी कि ईस्वी संवत 647 में हर्षवर्धन की मृत्यु हुई। क्योंकि हमारी बुक यानी किताब पुस्तक हमारी बता रही है कि हर्षवर्धन की मृत्यु उससे 5 साल बाद हुई। प्राचीन हिंद के इतिहास में वह अंतिम हिंदू शासक था। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार हमारा चैप्टर 1 SS का समाप्त होता है और अब हम PDF के माध्यम से सारे प्रश्नों के उत्तर यानी स्वाध्याय के प्रश्न उत्तर आप तक पहुंचा रहे हैं। ठीक है।